मैं साधु के भेष में 3-4 दिन तक शहर में आजादी से घूमता रहा था और मुझे रास्तों से अच्छी खासी वाकफियत हो गई थी। मैं शहर में पहुंचकर आसानी से अचाल शिवा मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता तलाश कर सकता था। मैंने पहले वाले कॉटेज में टेलीफोन तोड़ दिया था। मेरे फरार की इत्तला फौरी तौर पर शहर नहीं पहुंच सकती थी। मैं पहाड़ियों पर दौड़ता रहा और फिर एक पहाड़ी पर पहुंचते ही रुक गया। बुलंदी पर थोड़े थोड़े फासले पर कुछ बत्तियां नजर आ रही थी। मैं गौर से उस तरफ देखने लगा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं इत्तेफाकिया तौर पर अचाल शिवा मंदिर की तरफ निकल आया था। वो रोशनियां मंदिर की ही थी। ये पहाड़ी उस तरफ थी जहां से मंदिर वाले बंगले की तरफ पहुंचा जा सकता था। उस पहाड़ी से उतरते हुए मैं 2-3 कॉटेजेस के करीब से भी गुजरा। एक कॉटेज के तो बिल्कुल पहलू से गुजरा था। उसकी तमाम बत्तियां जल रही थीं और अंदर से मौसीकी और कहकहों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं पहाड़ी से उतरकर उस बंगले के गेट पर पहुंच गया और कॉल बेल का बटन दबा दिया। तकरीबन 4 मिनट तक मैं बार बार घंटी बजाता रहा। इस दौरान मैं बार बार इधर उधर देखता रहा। वो रात का आखिरी पहर था और किसी के इस तरफ आने का इम्कान नहीं था, मगर किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने गेट की झर्री से अंदर झांक कर भी देखा। अंदर कहीं रोशनी नजर आ रही थी। मैंने एक बार फिर बेल बजा दी और ये सोच लिया था कि इस मर्तबा कोई जवाब न मिला तो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाऊंगा। ये सोचकर मैंने ऊपर देखा ही था कि उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। बंगले की चारदीवारी किसी किले की फसील की तरह बहुत ऊंची थी। गेट भी बहुत ऊंचा था और उसके ऊपर भी तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी। गेट और ऊपर की दीवार के दरमियान खला में हर 4 इंच के फासले पर मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। गोया गेट फांदना भी मुमकिन नहीं था। तकरीबन 15 फुट ऊंची दीवार भी चिकनी थी और उस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। अंदर की तरफ हल्के कदमों की चाप सुनकर मैं चौंक गया। झर्री से आंख लगाकर देखा। तारीकी में 2 हयूले गेट की तरफ आते हुए दिखाई दिए। दोनों हयूले मजीद करीब पहुंचे तो मैं सीधा हो गया। एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, कौन है? ये समुद्री की आवाज थी। मैंने झर्री से मुंह लगाकर सरगोशी में जवाब दिया, मैं हूं, दरवाजा खोलो। गुच्छे में चाबियों की आवाज सुनाई दी। समुद्री चाबियों का गुच्छा लेकर आई थी। चंद सेकंड के बाद गेट का जेली दरवाजा खुल गया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद हो गया। समुद्री के साथ छमिया थी। मुझे देखकर उन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया। अंधेरे में मेरी शक्ल नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अंदाजा नहीं लगा सकी थी कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन अंदर कमरे में आते ही वो दोनों मुझे देखकर उछल पड़ी। एक तो मेरी मूछें और दाढ़ी गायब थी, उस पर मुस्तजाद कि मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। नाक और होंठ फूले हुए थे, खून जमा हुआ था। चेहरे पर मार के निशान भी नजर आ रहे थे। चोगा फटा हुआ था। पेशानी पर उभरा हुआ गोमड़ा भी साफ नजर आ रहा था। छमिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, 10 बजे तक तुम नहीं लौटे तो मुझे किसी गड़बड़ का शुबा हुआ था। क्या हुआ? किससे मुठभेड़ हो गई? लगता है तुम्हें अच्छी खासी चोटें लगी हैं। मैंने कहा, हाँ, कमबख्तों ने जिस्म का जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया है। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल बिस्तर पर फेंक दिया और बायां कंधा सहलाने लगा। छमिया ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और मेरा चोगा दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाती चली गई। मेरी हालत देखकर दोनों की आंखों में वहशत सी उभर आई। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे। वो सिसक उठी, ये क्या हुआ? लगता है कई आदमी थे जिन्होंने तुम्हें बेदर्दी से मारा है। मैंने कहा, हाँ, वो कमबख्त लखन वाकई कई आदमियों के बराबर था। छमिया हकला गई, लखन? तुम उसके हाथों से कैसे बच गए? वो तो दरिंदा है, उसके हाथ से तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। मैंने सर उठाकर कहा, लगता है तुम उनमें से बहुत से लोगों को जानती हो। खैर, वो भी इस वक्त मेरी तरह अपनी चोटें सहला रहा होगा। जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा था। छमिया के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह। फिर वो समुद्री से बोली, हल्दी और कड़वा तेल हो तो उसे गर्म करके मालिश की जाए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। समुद्री ने कहा, दोनों चीजें किचन में मौजूद हैं, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। फिर बोली, गुरुजी को इत्तला दे दी जाए, वो बहुत परेशान है। मैंने कहा, नहीं, पंडित को अभी बेआराम मत करो, सुबह इत्तला दे देना और तेल गर्म करने से पहले मुझे 1 कप चाय बना दो। कमबख्त ने शराब की पूरी बोतल मेरे पेट में उंडेल दी थी। अजीब सी कैफियत हो रही है। समुद्री कमरे से बाहर चली गई और छमिया मेरे जिस्म पर उन जगहों को सहलाने लगी जहां नील नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है ठोकरें और घूंसों से 2-3 जगहों से मेरा गोश्त अंदर से फट गया था। छमिया किसी ऐसी जगह पर हाथ रखती तो मैं तकलीफ से कर्रा उठता। छमिया न सिर्फ मेरी इस हालत से परेशान हो रही थी, बल्कि उन लोगों को कोस रही थी जिन्होंने मेरी ये दुर्गत बनाई थी। लखन को तो वो मुंह भर भर कर गालियां दे रही थी। समुद्री बगैर दूध के चाय बनाकर लाई, उसमें हल्की सी खटास भी थी। गालिबन उसने थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी। उसने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। मुझे उस वक्त वाकई किसी ऐसी चीज की जरूरत थी। चंद घूंट पीने के बाद ही मेरे पेट की बेचैनी कम होने लगी। मुझे चाय देकर समुद्री दोबारा किचन में चली गई।
और चंद मिनट के बाद वो हल्दी मिला कड़वा तेल गर्म करके ले आई। उस वक्त तक मैं चाय पी चुका था। छम्या ने मुझे बिस्तर पर औंधा लिटा दिया और मेरी चोटों पर मालिश करने लगी। मैं हौले हौले कराहता रहा, लेकिन गर्म तेल की मालिश से मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर मुझ पर गनूद की सितारी होने लगी और पपोटे भारी होकर झुकते चले गए और फिर पता नहीं मैं कब सो गया। आंख खुली तो मेरे जिस्म पर कंबल पड़ा हुआ था। खिड़कियों पर अगरचे पर्दे पड़े हुए थे, मगर बाहर से उन पर पड़ने वाली रोशनी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दिन अच्छा खासा चढ़ गया था। उसके कुछ ही देर के बाद छम्या कमरे में आई तो उसने दिलचस्प इंकशाफ किया कि दिन के 2 बज रहे हैं। फिर वो बेड के करीब आते हुए बोली, पंडित भेरू सुबह से अब तक 2 मर्तबा तुम्हें देखने आ चुका था। मैंने कहा, बाहर की क्या सूरत हाल है, कुछ पता चला? उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खौफनाक। थोड़ी देर पहले जब पंडित भेरू तुम्हें देखने के लिए आया था तो उसने बताया था कि नागराज वाकई पागल हो गया है। शहर की कोई जगह महफूज नहीं। उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। हर मुश्तबा राहगीर को रोककर बाज़पुर्स की जा रही है। होटलों में क़याम पजीर लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। उसके आदमी जबरदस्ती कमरों में घुस जाते हैं। एहतजाज करने पर उन्होंने कई लोगों को ज़दोकोब भी किया है। होटलों के मालिकों के एक वफ्द ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। वो भी नागराज के सामने बेबस है। शायद तुम नाकी झील के करीब किसी कॉटेज में उनकी कैद से भागे थे। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा हाँ। वो बोली, रात के आखिरी पहर नागराज के आदमियों ने उस इलाके में वाकई दर्जनों कॉटेजेस की तलाशी ली। वहां भी एहतजाज और मजाहमत करने पर उन्होंने कई लोगों को जदोकोब किया। और दिलचस्प खबर ये कि नागराज के उन 4 आदमियों को लाइन में खड़े करके गोलियों से भून डाला जो कॉटेज में तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। 5वें को शायद तुमने गोली मारकर हलाक कर दिया था। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नहीं। पिस्तौल बेला के हाथ में थी। मैंने उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो गोली चल गई और सूरज उसकी जद में आ गया। क्या लखन को भी मार दिया गया है? वो बोली, हाँ। सबसे पहले उसी पर गोलियां बरसाई गई थीं। उसके जिस्मों पर कई जगहों से उधड़ी हुई खाल देखकर नागराज अपने आप पर काबू नहीं पा सका। उसने लखन जैसे दर्जनों आदमी पाल रखे हैं जिन पर वो लाखों रुपए खर्च करता है, और लखन का तुम्हारे हाथों इस तरह पिट जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, कहा, और बेला? वो बोली, वो नागराज की चहीती है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, ये सारी बातें तुम्हें पंडित भेरू ने बताई हैं? उसे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? छम्मे ने कहा, भेरू और नागराज में पुरानी टसल चल रही है। इन पंडितों और पुजारियों में मंदिरों की मिल्कियत पर झगड़े चलते रहते हैं। मंदिरों के पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक भी होते रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहती हैं। बहुत अरसा पहले नागराज ने इस मंदिर पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त बाज बड़े लोगों की मुदाखलत की वजह से कामयाब नहीं हो सका। अब पहली मर्तबा नागराज के आदमियों से भागकर जब तुम यहाँ आए थे तो नागराज के आदमी भी तुम्हारा पीछा करते हुए मंदिर में दाखिल हो गए। उनका ख्याल था कि इस मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। 2 पुजारियों पर इतना तशद्दुद किया गया था कि एक तो मौके पर ही हलाक हो गया और दूसरा अभी तक अस्पताल में पड़ा है। उसकी टांग की हड्डी और 2 पसलियां टूट गई थीं। पंडित भेरू खुद पुलिस कमिश्नर से मिला था, लेकिन नागराज या उसके आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त से भेरू नागराज से कुछ और खार खाए हुए बैठा है। वो हर कीमत पर उसे शिकस्त देना चाहता है। वो खुद तो सामने नहीं आ सकता, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पनाह दी है। उसके आदमी ही थोड़ी देर बाद उसे कोई ना कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, और भेरू के ख्याल में नागराज के जासूस भी इस मंदिर में मौजूद होंगे, इसलिए वो कुछ मोहतात रहना चाहता है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि किसी वक्त ये जगह भी नागराज के आदमियों की नजरों में आ सकती है। छम्या बोली, नहीं। भेरू के सिर्फ 3-4 आदमी ही मंदिर के नीचे सुरंगों से वाकिफ हैं, और भेरू के कहने के मुताबिक वो जान तो दे सकते हैं मगर जबान नहीं खोलेंगे। और ये बंगला तो वैसे भी बिल्कुल अलग थलग लगता है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, बाहर से देखा नहीं जा सकता और किसी किस्म का शुबा भी नहीं हो सकता। भेरू के ख्याल में ये हमारे लिए बेहतरीन और महफूज जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अब तुम मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हो चुका है। तुम्हारे इंतजार में मैंने और समुद्री ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने उठने की कोशिश की तो बेख्तियार कर्रा उठा। जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। छम्मे ने मुझे सहारा देकर उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गई। मैंने आईने में अपनी सूरत देखी तो चौंक गया। हकीकत यह है कि पहली नजर में मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका। दोनों होंठ सूजे हुए थे और नाक समोसा बनकर रह गई थी। दायां रुखसार भी सूजा हुआ था, बाएं रुखसार पर भी नील था। पेशानी पर खासा बड़ा गोमड़ा था। जिस्म के दूसरे हिस्से भी कुछ ऐसा ही अफसोसनाक मंजर पेश कर रहे थे। अपनी ये हैयत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब मुझे कई रोज तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकेगा। बाथरूम से बाहर निकला तो छम्या मेरे इंतजार में खड़ी थी। मैं फिर अपने बिस्तर पर बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। कमर के पीछे तकिया रख लिया। छम्या खाना वहीं ले आई। पीतल का एक थाल मेरे सामने रख दिया गया।
पीतल की कटोरियों में 2 तरह के सालन थे, एक में सब्जी और दूसरी में मुर्गी का सालन। हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, मगर मुर्गी और मछली वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं। दूसरी कटोरी छमिया और समुद्री ने अपने बीच में रख ली। हमारे यहाँ आने के बाद बंगले के किचन में हर चीज स्टोर कर दी गई थी। समुद्री को मुस्तकिल दौर पर हमारी सेवा के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था और खाना वही पकाती थी। वो हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी। मैं तकरीबन 12 दिन तक उस बंगले में कैद रहा। हल्दी तेल की रेगुलर मालिश से मेरी चोटें ठीक हो गईं और अब मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। पंडित भेरू सिंह से अब 24 घंटों में सिर्फ एक बार मुलाकात होती। उसके मंदिर में नागराज के जासूस मौजूद थे, कोई यात्री के भेष में और कोई पुजारी के भेष में। इसलिए भेरू खासा मोहतात हो गया था। वो रात 11 बजे के करीब आता और तकरीबन 1 घंटा बैठकर वापस चला जाता। उससे मुझे सारी मालूमात हासिल हो रही थी। नागराज के आदमी अब भी मेरी तलाश में थे। मैं अब बाहर निकलना चाहता था। बहुत आराम हो चुका था। मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया था। मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जगह टिक कर बैठा रहता। और फिर उस रोज मैंने बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे सर के बाल खासे लंबे हो गए थे, जिन्हें मैंने चुटिया की सूरत में बांध लिया। शेव बना ली, लेकिन मूछें रहने दी। अलबत्ता ठोड़ी पर दाईं तरफ एक तिल सा बना लिया। बाएं कान में एक अदद बुंदा भी पहन लिया। उसके लिए मुझे कान छेदने की जरूरत नहीं पड़ी थी। समुद्री के पास क्लिप वाले ऐसे बुंदे मौजूद थे जिन्हें कान की लौ पर चिपका दिया जाता और देखने वाले को पता भी नहीं चलता था कि ये क्लिप वाला बुंदा है या कान छेदा हुआ है। मेरे बाएं बाजू में गोली के जख्म का निशान मौजूद था। उसे छुपाने के लिए मैंने पूरी आस्तीन वाली कमीज पहन ली और बेला से छीना हुआ पिस्तौल भी पैंट की जेब में रख लिया। मेरी जेब में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। इस हुलिये में मंदिर की तरफ से निकलना हिमाकत थी, इसलिए मैंने बंगले के गेट वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। बाहर जाने से पहले मैंने छमिया को बता दिया था कि अगर रात को वापस न आ सकूं तो परेशान न हो। गेट से बाहर निकलते हुए मैंने आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा लिया। जिस वक्त मैं गेट से निकला उस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। कुछ ही देर में सूरज गुरूब हो जाता, लेकिन मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे हुलिये में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई थी और मैं मुतमईन भी था, क्योंकि अब भी सिर्फ बेला ही एक हस्ती थी जो मुझे पहचान सकती थी। उस रात कॉटेज में मेरी दाढ़ी मूंद कर जिन लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा था उन्हें नागराज ने मरवा दिया था। कोई मुझे शनाख्त करने वाला नहीं था और बेला से फौरी तौर पर आमना सामना होने की तवक्को नहीं थी। पंडित भेरू ने मुझे चंद ऐसे ठिकाने बता दिए थे जहां नागराज के बाज खास आदमियों से मुठभेड़ हो सकती थी। भेरू ने जो अड्डे बताए थे उनमें दुर्योधन के मरीना क्लब का नाम भी शामिल था। दुर्योधन के बारे में पंडित भेरू ने जो बातें बताई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। कई साल पहले वो पुलिस में हवालदार था। इंस्पेक्टर श्यामलाल जयपुर से यहाँ आया था तो उसने जराइम पेशा लोगों की सरकूबी के लिए जो टीम बनाई थी उसमें हवालदार दुर्योधन भी शामिल था। वो श्यामलाल के सबसे ज्यादा करीब था। उसके हाथों नागराज के 2 आदमी भी मारे गए। इंस्पेक्टर श्यामलाल की सिफारिश पर उसे सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। इंस्पेक्टर श्यामलाल ने जब नागराज को गिरफ्तार किया तो दुर्योधन भी उस टीम में शामिल था। आम लोगों की नजरों में इंस्पेक्टर श्यामलाल ने नागराज को सलाखों के पीछे बंद करके एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। आम तासुर यह था कि अब नागराज नहीं बच सकेगा। उसका मुकदमा अदालत में पेश होगा तो उसे फांसी से कम सजा नहीं होगी, लेकिन उसी रात बाजी पलट गई। चीफ मिनिस्टर रात को ही जयपुर से यहाँ पहुंच गया। नागराज आजाद हो गया और इंस्पेक्टर श्यामलाल को पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। वो अपने तौर पर नागराज के खिलाफ काम करता रहा, मगर एक रोज उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली। दूसरी तरफ दुर्योधन बहुत ही कमीना और घटिया इंसान साबित हुआ। इंस्पेक्टर श्यामलाल की मौतली के बाद उसने कई मरतबा श्यामलाल को धमकियां दी थी कि वो नागराज के खिलाफ अपनी सरगर्मियां बंद कर दे। और फिर कुछ ही अरसे के बाद दुर्योधन पुलिस की मुलाजमत छोड़कर नागराज के चक्कर में शामिल हो गया। उसका क्लब नागराज ही की मेहरबानियों का नतीजा है। उसे नागराज का बहुत करीबी आदमी समझा जाता है। मुझे अलका अग्निहोत्री की बातें याद आ रही थीं। उसने दुर्योधन के बारे में कुछ और बताया था। हो सकता है वो खुफिया तौर पर अलका से मिला हुआ हो। इसका यकीन इस तरह भी आता था कि जब मैं अलका के आश्रम में छुपा हुआ था तो दुर्योधन ने कम से कम 2 मरतबा अलका को नागराज के आदमियों के छापे के बारे में इत्तला दी थी। बहरहाल मुझे ये मालूम करना था कि दुर्योधन की असलियत क्या थी। क्या वो वाकई अलका से मुखलिस था या उसे धोखे में रखकर उस पर कोई कारी वार करना चाहता था। तकरीबन 1 मील का फासला तय करके मैं पक्की सड़क पर पहुंच गया। उस वक्त सड़क पर बड़ी रौनक थी। दोनों तरफ ट्रैफिक भी रवां था और मंदिर की तरफ पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं सड़क पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। 2 मिनट के बाद मंदिर की तरफ से आने वाला एक ऑटो मेरे करीब रुक गया। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ जावत हो भाया? मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पीछे सीट पर साड़ी में मलबूस एक औरत बैठी हुई थी। अगरचे शाम का धुंधलका था, मगर उस औरत का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। ऑटो ड्राइवर ने मेरी उलझन को ताड़ते हुए कहा,
नारी की फिक्र मत करो भाया, ये रास्ते में उतर जावेगी, तुम बैठ जाओ। फिर वो गर्दन घुमाकर बोला, नुक्कर में लग, हुक्म को बैंड दे। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। अकेले घूमते फिरते किसी की नजरों में आ सकता था, अगर साथ कोई औरत होती तो ज्यादा शुभ ना होता। मैं ऑटो में बैठ गया। वो औरत सरक कर कोने में हो गई। मैंने ड्राइवर को बस स्टैंड की तरफ चलने का कह दिया। ऑटो खासा पुराना था, उसकी रफ्तार अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेंढक की तरह फुदक रहा था। झटके लगने से वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सरकती गई। मैं पहले ही समझ गया था कि वो कोई शिकारी औरत है और रिक्शे वाला उसका साथ ही था। मैंने एक हाथ पीछे कर लिया और फिर ऑटो को एक और झटका लगने से मेरा हाथ उसकी कमर पर आ गया। मैं उस शहर की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मैं जानता था कि ऑटो वाला जिस तरफ मुड़ा था वो सड़क बस स्टैंड की तरफ नहीं जाती थी। मुमकिन है ड्राइवर अपना किराया बढ़ाने के चक्कर में हो। उसने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा, अब कहाँ चलूं भाया? मैंने कहा, बस स्टैंड। अगली सड़क पर रक्षा फिर बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। बस स्टैंड खासा बारौनक था। यहाँ चंद बड़े होटलों के अलावा दरमियाने दर्जे के रिहायशी होटल, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेज भी थे। इंडियन टूरिज्म का दफ्तर और गेस्ट हाउस भी इस इलाके में था। मैंने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया। मेरे साथ वो औरत भी उतर आई। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। उसकी बातें खिल गईं, क्योंकि यहाँ तक का किराया 5 रुपए था। वो नोट जेब में रखते हुए बोला, इसका ख्याल रखना हुक्म। रिक्शा आगे निकल गया। ये शॉपिंग एरिया था। दुकानों की रोशनियां जगमगा उठी थीं। मैंने पहली मर्तबा गौर से उस औरत की शक्ल देखी। मेरे ख्याल से उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। वहीं खड़े खड़े चंद बातें हुई। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो अपनी फीस पेशगी लेना चाहती है। मैंने 100 का नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा दिया। उसका नाम रजनी था। अपनी फीस वसूल करने के बाद अब वो मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार थी। हम दोनों टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चलते रहे। शाम का वक्त था, बड़ी रौनक थी। मैं सम्राट इंटरनेशनल होटल के करीब से गुजरता हुआ एक और सड़क पर मुड़ गया। यहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे और 3rd क्लास किस्म के भी। मैं रजनी को लेकर एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में घुस गया। यहाँ हॉल में मेजें भी लगी हुई थीं और प्राइवेट कैबिन भी थे। यहाँ चाय और खाना भी मिलता था और पीना भी। यहाँ जिस किस्म के लोग बैठे हुए थे उन्हें देखकर किसी भी वक्त हंगामे की पेशगोई की जा सकती थी। मैं रजनी को लेकर एक कैबिन में बैठ गया। चंद मिनट के बाद ही मैले से लिबास में एक लड़का कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो वेटर था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रजनी की तरफ देखने लगा। बोला, क्या मांगते हो हुक्म? मैंने कहा, चाय। बहुत अच्छी। चंद मिनट के बाद उस लड़के ने 2 कप हमारे सामने रख दिए। पहली चुस्की लेते ही मैंने कप मेज पर रख दिया। बहुत बदजायका चाय थी। रजनी ने अपना कप खाली करके ही मेज पर रखा। कैबिन में कुर्सियों की बजाय फोम के कुशन वाले बेंच थे। फिर वो लड़का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 11-12 साल के करीब थी। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो नोट लेकर जेब में डालते हुए बोला, बेफिक्र रहो हुक्म, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हें ये पैसे मुंह बंद रखने के लिए नहीं, मुंह खोलने के लिए दिए गए हैं। लड़के ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बोला, मैं समझा नहीं हुक्म, क्या दूसरे लोगों को भी बता दूं कि यहाँ क्या सीन पार्ट होता है? मैंने कहा, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम शोर मचा दो। 5 का नोट तुम्हें ये मालूम करने के लिए दिया गया है कि आत्माराम कहाँ मिलेगा। आत्माराम का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे के तासुरात बदल गए। आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। उसने जेब से 5 का नोट निकाल कर मेज पर रख दिया और कप उठाते हुए बोला, अपनी दी हुई बख्शिश उठाओ और यहाँ से निकल जाओ हुक्म। उसने एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। बोला, अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो आत्माराम के बारे में ना पूछते। जाओ हुक्म, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। अगर आत्माराम के कानों में भनक भी पड़ गई कि कोई अजनबी उसके बारे में पूछ रहा है तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैंने कहा, क्यों? आत्माराम कोई बदरू है? लड़के ने कहा, वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। आजकल वैसे भी उसका मुकुट घूमा हुआ है। पिछले चंद रोज में वो 3 आदमियों की टांगें तोड़ चुका है। मैंने कहा, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था क्या? लड़का बोला, तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। एक परदेसी ने उन सब का जीना हराम कर रखा है। ये लोग उसकी तलाश में हैं। उन्हें हर अजनबी पर उसका शुबा होता है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ हुक्म। मैंने कहा, तुम राजस्थानी तो नहीं लगते, साफ उर्दू बोल लेते हो। लड़का बोला, मैं आगरे का रहने वाला हूँ। फिल्मी हीरो बनने के लिए घर से भागा था, मगर बंबई की बजाय यहाँ पहुँच गया। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा चलो, सिर्फ इतना बता दो कि आत्माराम कहाँ मिलेगा, हम चले जाएंगे। लड़के ने कहा, वो रात को 10 बजे यहाँ आता है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। मैंने कहा, ठीक है, ये नोट उठाकर जेब में रख लो, हम जा रहे हैं। उसने नोट जेब में रख लिया और कप उठाकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रजनी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम हो कौन और आत्माराम का क्यों पूछ रहे थे?
मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आओ चलें। बाहर निकलते ही मैंने महसूस कर लिया कि साथ वाले कैबिन से भी 2 आदमी बाहर निकले थे। वो चेहरों से ही छटे हुए बदमाश लग रहे थे। मैं काउंटर पर बिल देने को रुका। रजनी मेरे साथ खड़ी हो गई। उनमें से एक बदमाश ने करीब से गुजरते हुए शायद रजनी को छेड़ा। रजनी ने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से उस बदमाश की तरफ देखा, लेकिन वो बाहर जा चुका था, जबकि उसका दूसरा साथी हमसे पीछे खड़ा था। मैं बिल देकर रजनी के साथ बाहर निकल आया। दूसरा बदमाश भी हमारे पीछे ही था। हम जैसे ही बाहर निकले वो भी आगे निकल गया और उन दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने बड़ी बेतकल्लुफी से रजनी का हाथ पकड़ा। बोला, चलती हो क्या? मैं उस गुंडे की तरफ देख कर गुर्राया। कहा, ओए मिस्टर, क्या बात है, छोड़ो इसका हाथ। वो ठिठाई से बोला, अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लोगे? मैंने सिर्फ एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घूंसा उसके जबड़े पर लगा। वो कराहता हुआ पीछे उलट गया।